नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। आप सभी का स्वागत है अभी अभी में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अभी अभी में बात करेंगे सबसे पहले चंदा चोरी की। चंदा चोरी विवाद में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और सभी 8 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें एक नाम चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का भी है। चंदा चोरी में गिरफ्तारी के बाद अब नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त भी आ गया है। अभी अभी से लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों का कहना है कि चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना होगा। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ना तो चंपत राय का नाम है और ना ही अनिल मिश्र का, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो भी नैतिकता के आधार पर। चंदा चोरी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा सौंपना होगा, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी उसमें यह कहा गया कि चंदा की निगरानी में कमी हुई है, एसपी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से चंदा चोरी हुई। और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्या चंपत राय, उसी तरह से अनिल मिश्रा, इन सभी जो उच्च पदाधिकारी हैं मंदिर में, क्या उनको अब इस्तीफा देना ही होगा? ये कहा जा रहा है कि जो 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, मामला वहीं तक नहीं है। सिर्फ ये 8 लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं जो चढ़ावे की चोरी हुई है राम मंदिर में। उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। जो लोग निगरानी कर रहे थे वो हैं, फिर उनकी जो निगरानी कर रहे थे वो हैं। तो बहुत सारे लेवल पे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरा मामला सिर्फ 8 लोगों पर एफआईआर करके नहीं निपट जाएगा, यह आगे तक जाएगा। सबसे पूछताछ होगी, ये कहा जा रहा है सबकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और क्योंकि राम मंदिर जो बना अयोध्या में वो बहुत संघर्ष के बाद बना, आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें कोर्ट के बाद किस तरह से मंदिर तैयार हुआ, टाइम के साथ मंदिर तैयार हो गया। तो जितनी मेहनत सरकार की तरफ से की गई इस राम मंदिर को बनाने के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रकरण हुआ तो वो सारी मेहनत पे तो पानी फिर गया। जो राम भक्त थे उनके मन में उनकी जो आस्था थी उस पर बहुत बड़ी चोट लगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, क्योंकि अनिल मिश्रा जो ये काउंटिंग सेंटर था उसकी पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर थी। चंपत राय वो पूरे टाइम मंदिर में ही रहते थे। तो ये सारी चीज़ हो रही थी, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। कोई हादसा हो जाता है तो हम जाके कहते हैं कि मंत्री इस्तीफा दे, तो मंत्री ने तो हादसा नहीं कराया होता है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो हेड होता है उस चीज़ का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मामला है तो जो बड़े लोग हैं उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये इंतज़ार है कि उनको ये जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कब लेते हैं, वो कब अपना इस्तीफा देते हैं, इसका इंतज़ार है। अमित जी, साथ ही रुचि ये भी बताइएगा कि जिस तरह से देखिए इस पूरे प्रकरण में कुछ नाम निकलकर सामने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। अब उनकी तो सीधे की जो जुड़ाव है वो चंपत राय जी से आ जाती है, क्योंकि इनके ड्राइवर रहे। उसके बाद फिर उनको मंदिर में एक सेवादार के तौर पर लाया गया, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो जितना भी चढ़ावा आता था उसके वो सर्वा बन गए, एक तरह से सुपरवाइजर बन गए। उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। देखिए, टिन्नू यादव, तो आप टिन्नू यादव को आप इतना पावरफुल कैसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो चंदे में इतना गड़बड़ हो रहा था, चढ़ावे में करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा था, उसके लिए क्या टिन्नू यादव ही अकेले जिम्मेदार हो सकते हैं? और अगर अकेले टिन्नू यादव उसके लिए जिम्मेदार थे तो टिन्नू यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसने दी? क्योंकि वो ट्रस्ट के तो सदस्य है नहीं, वो मंदिर में खाली सेवादार हैं। और सेवादार तो मंदिर में पता नहीं कितने सारे हैं। तो सारे सेवादारों को इतनी ज़्यादा पावर थी,
जितनी टिन्नू यादव को वहाँ पर थी कि जो दान पात्र थे उनकी चाबियाँ टिन्नू यादव के पास रहती थी, जो कलेक्शन सेंटर है उसमें जो लॉकर है उसकी चाबियाँ टिन्नू यादव के पास रहती थी। टिन्नू यादव कहीं भी आ जा सकते थे बेधड़क बिना जांच पड़ताल के। ये जो लोग पकड़े गए इनमें से बहुत सारे लोग टिन्नू यादव के कहने पर रखे गए थे। अब टिन्नू यादव को ऊपर से कहा गया था कि इनको रखो, तो जो टिन्नू यादव का भतीजा है उसको कैसे टिन्नू यादव ने वहाँ पर रख लिया, कैसे वो इतना पावरफुल हो गया। तो ये टिन्नू यादव की बात नहीं है, टिन्नू यादव तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी कड़ी है। बड़ी कड़ी जो है उस पर अभी तक आप ये कह सकते हैं कि जांच तो हुई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया है कि लापरवाही जाहिर सी बात है, जैसा आप बता रहे हैं कि आखिरकार टिन्नू यादव को अगर इतनी ताकत मिली, इतना पावर मिला, तो किसके बलबूते पे मिला, किसने उनको ये जगह दे दी। बहरहाल इस वक्त टिन्नू यादव समेत 8 लोग पुलिस के गिरफ्त में हैं। आगे जब पूछताछ होगी तो ये भी खुलकर सामने आ जाएगा कि आखिरकार उनके ऊपर किसका हाथ था। और उधर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें चंपत राय का बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। इसके अलावा टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा और उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ठीक वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर राम भक्तों के साथ हुआ है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन सभी ने किया है। बहरहाल कितने बजे इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा और कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है इन सब की? देखिए, इस पूरे मामले में जो अयोध्या पुलिस है वो सभी 8 आरोपियों से न सिर्फ अलग अलग बैठा करके एक गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है, बल्कि कई बार ऐसा भी हो रहा है रात से लेकर के अभी तक कि सभी को एक दूसरे के साथ बैठा करके भी पूछताछ कराई गई है, ताकि जो बातें एक आरोपी बोल रहा है दूसरे के बारे में, दूसरा आरोपी बोल रहा है किसी के बारे में, उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट कराया जा सके, एक दूसरे के सामने बैठा करके पूछताछ कराया जा सके, ताकि न सिर्फ चीज़ों को वेरीफाई किया जा सके बल्कि कोई आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा है इसका भी पता लगाया जा सके। इसीलिए इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है चंपत राय का सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको कि कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो एसआईटी के साथ साथ अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। अयोध्या पुलिस उसको कुछ जगहों पर ले गई है और कुछ जगहों पर बाकायदा उसकी निशानदेही पे कुछ चीज़ों को बरामद भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से टिन्नू यादव इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहम कड़ी था, ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी कर रहे थे बल्कि टिन्नू के ही इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो ऐसा ट्रस्ट को जब ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर चोरी का इस तरीके का खेल चल रहा है, तो हिडन कैमरे के जरिए जो चीज़ें लगाई गई वहाँ पर, उसमें ये पाया गया कि जो कर्मचारी अंदर चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो सेवादार के रूप में अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो या टिन्नू का भतीजा मनीष यादव हो, ये सारे लोग सीसीटीवी के सामने आ जाते थे और चोरी की घटना को छुपाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगवाए और हिडन कैमरे में बाकायदा सबूत आया, तो ये पता लगा कि न सिर्फ गड्डियों से रूटों को निकाला जा रहा है बल्कि इस तरीके से चोरी की जा रही है कि गड्डियों में ही ज़्यादा पैसे लगा दिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50,000 की एक गड्डी बनती है तो उसमें 100 नोट होते हैं, तो उसमें 100 नोटों की बजाय 120 नोट लगा दिए जा रहे हैं और उसके बाद जब मिलान हो रहा है गड्डियों का, तो वो तो ये माना जा रहा है कि ये 50,000 रुपये की गड्डी है, लेकिन उसमें होते थे ज़्यादा पैसे, यानी कि 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। और जब ये पैसा क्रंच तक ले जाया जाता था तो रास्ते में ये सारे लोग जो कैशियर के तौर पे जिम्मेदारी थी, रमेश श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव के साथ जो लोग काम कर रहे थे, ये सारे लोग उन गड्डियों से पैसे निकाल लेते थे। यानी कि अगर कैमरे में सब कुछ देखा जाएगा तो सब कुछ ठीक नजर आएगा, और जाहिर सी बात है जो काउंटिंग होगी वो भी सही होगा। भगत के बाद ही इतने बड़े चंदा की चोरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विशाल आपका। और चंदा चोरी में एफआईआर पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, इसे लीपापोती की कार्रवाई बताया जा रहा है। तो वहीं पर इसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया।
ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जांच में जिसका भी नाम आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों पर कठोर कार्रवाई तो होगी ही। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जी, ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित किया, अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें इसमें कार्रवाई होगी। और कितना बड़ा ये हिंदुओं की आस्था का मामला, आप वेट करें कड़ी कार्रवाई, अयोध्या एक वैसे आप वेट करें इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें काफी, हाँ, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। और अब देखिए, चंदा चोरी को लेकर के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना की ओर से दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट गायब होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे ये लिखा कि उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ और ये पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी इतने सालों बाद भी ट्रस्ट की ओर से कोई भी रसीद या फिर जानकारी उन्हें नहीं मिली। आखिर वो गई तो गई कहां? अब पूरी जांच और जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है। अब चंदा चोरी विवाद के बीच आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उनके साथ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा है कि चंदा चोरी की खबर से वो बेहद परेशान है। दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन वहाँ पे आइए। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन। चलो दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन वहाँ पे आइए। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन। खबर बिहार के शिवहर जिले से, जहां पर मुहर्रम के रिहर्सल पर जबरदस्त तांडव मच गया। एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। अलग अलग अखाड़ों की प्रैक्टिस और जुलूस निकालने की तैयारी में पत्थरबाजी होने लगी। इलाके में इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे पर भड़क गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। और देखते ही देखते सड़क के बीच लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसने लगे। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल भी हो गए। एक दूसरे को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। 46 लोगों पर नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव और हंगामा रहा। बवाल के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। करीब 200 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करते हुए भी दिख रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि पहले इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़ा के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम के जुलूस को लेकर तनाव बनता रहता है, लेकिन इस बार ये और ज्यादा भीषण बन गया और देखते ही देखते जंग का मैदान में तब्दील हो गया ये इलाका और आपस में 2 गुट भिड़ गए। देखिए, शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान हुई इस मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 46 लोगों को नामजद कर दिया है। एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश तेज कर दी गई है और वीडियो फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। बाकी और आरोपियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिए। अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए, लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया। फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किया। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है।
पुलिस फोर्स का दस्ता इलाके में दबिश दे रहा है। आरोपियों की निशानदेही और तलाशी भी हो रही है। आज मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान दो अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाए। और अब खबर उज्जैन से है, जहां पर मुहर्रम के मातम में विस्फोटक प्लान तैयार किया गया था। दरअसल बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से लटका करके हवा में जबरदस्त विस्फोट किया गया। बड़नगर के अरान मोहल्ले में निकाले गए जुलूस के दौरान जमकर स्टंटबाजी हुई। पहले कार को हवा में क्रेन के सहारे ऊपर लटकाया गया। कार के फ्रंट पर बोर्ड लिख करके लगाया गया था, जो फिर वहां पर आ गया और फिर कार के अंदर जबरदस्त धमाका शुरू हो गया। पर दो लोग खड़े होकर के लाल झंडे लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया जाता है। एक शख्स ने कई ट्यूबलाइट्स को रस्सियों से बांधकर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसमें ट्यूबलाइट तोड़ते हुए नीचे जाल पर जा गिरा और रात भर इसी तरह स्टंटबाजी होती रही। भीड़ ने लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। क्रेन मालिक और आयोजक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तफ्तीश की जा रही है। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की तलाश भी पुलिस की टीम कर रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे, बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग अमिताभ, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन थे ये उपद्रव मचाने वाले लोग? देखिए, इस पूरे मामले ने देश में दहशत जो है वो बरपा दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस मामले में सघन जांच कर रही है कि दरअसल ये किस तरीके का प्लान अटैक था या कॉन्स्पिरेसी थी। और इस पर जो बीजेपी है साफ तौर पर जो है वो आक्रोशित है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक तरीके से ये आतंकवादी घटना जैसी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। मुहर्रम का जुलूस आप शांति से निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को ये आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना से ये प्रतीत होता है कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के पास जो घटना घटित हुई थी, एक कार में बम विस्फोट हुआ था, उसी योजना से सुनियोजित घटना लग रही है। और इसलिए हम मुहर्रम के जुलूस वालों से नहीं, लेकिन जुलूस में यह घटनाक्रम किया है, उनकी ठुकाई होगी, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी। और ये बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की धरती पर और देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर, लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए, लो तो अब बाबा साहब अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई, आपको किसी से देश से ईर्ष्या है तो हमसे तो नहीं है ना।
आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्ष्या है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ, वहां लड़ो मरो। लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में, जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति वैन टांग कर करोगे, खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, बिल्कुल सही बात है अनुराग। यहाँ पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी भी जान को जोखिम में डाला गया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और फिरोजाबाद में मुहर्रम के जुलूस से पहले तजिए की हाईटेक और हाइट को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में इलाके के कई तजिया की ऊंचाई की नपाई की गई। 10 फीट से ज्यादा ऊंचे तजियाओं की हाइट को कम करने के निर्देश दे दिए गए। अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया गया। खुद नापने वाले फीते से अनुज चौधरी ने तजियों की ऊंचाई तक चेक की और जहां भी ज्यादा ऊंचाई वाले तजिए पाए गए उसे कम करने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने सभी तजिएदारों, अलमदारों और मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और क्लियर निर्देश दिया गया है कि कोई भी 10 फीट से ज्यादा ऊंचा तजिया ना बनाए। कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है और जहां हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है और पूर्ण रूप से एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या ताजियों की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ 1-2 जगह जैसे बताया गया था जहाँ। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी के तहरीर पर दर्ज हुई है एफआईआर और इंडिया टीवी के पास एफआईआर की पूरी डिटेल मौजूद है। चंदे की गिनती में हेराफेरी की जानकारी दी गई थी। 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ शिकायत भी की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर की तहरीर हुई है और ट्रस्टी ने पुलिस को एसआईटी के तथ्यों की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रस्टी कृष्ण मोहन की तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज की गई है और उसी के आधार पर उन्होंने 8 नामजद हैं और 1 अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़ गए अयोध्या से। अभय, आपके पास एफआईआर को लेकर पूरी जानकारी क्या है? इसमें 8 तो नामजद हैं लेकिन 1 अज्ञात है, क्या कुछ पता लग पाया कौन है ये? देखिए बिल्कुल अमित, इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बता दें, जो अयोध्या के अंदर चंदा चोरी मामले के अंदर जो एफआईआर दर्ज की है उसका पूरा कंटेंट, एक डिटेल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है। 8 नामजद और साथ ही 1 अज्ञातों का सिलसिला और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। पूरा कंटेंट जो है वो हम आपको बता देते हैं। कृष्ण मोहन यादव ने, जो कि मेंबर हैं ट्रस्ट के, उन्होंने एक शिकायत दी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने के अंदर और उस शिकायत में एसआईटी की जांच का भी जिक्र किया गया। एग्जैक्ट जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें लिखा हुआ है, राम जन्मभूमि की चढ़ावा धनराशि की गणना के संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या के अनुरोध पर गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जांच आंख्या एवं उपलब्ध साक्ष्य के परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया है कि गणना प्रक्रिया में कुछ कर्मियों द्वारा चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच में वर्णित तथ्यों के आधार पर अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा के विरुद्ध चढ़ावा धनराशि चोरी की संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा सुसंगत धाराओं में, साथ ही सुभाष श्रीवास्तव और शंकर यादव उर्फ टिन्नू के विरोध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसके बाद जो ये कंटेंट दिया गया, शिकायत दी गई, पुलिस की तरफ से बीएनएस की धारा 305, 306, 316/5, 317/4, 317/5, 61 और बीएनएस की धारा 3/5, ये जो धाराएं हैं, कोई अगर विशेष सरकारी पद पर कोई बैठा हुआ है, जैसे कि बैंक कर्मी थे, अपनी डेजिग्नेशन का दुरुपयोग करना, चोरी करना, चोरी के पैसों से
आय अर्जित करना, संपत्ति बनाना, इसके अलावा कॉमन इंटेंशन, सबकी एक ही इंटेंशन थी और साथ ही आपराधिक साजिश के तहत, कॉमन इंटेंशन के तहत चोरी की गई और उस चोरी के पैसों से संपत्ति अर्जित की गई। इन धाराओं को अयोध्या राम जन्मभूमि जो पुलिस स्टेशन है, इन धाराओं के तहत इस एफआईआर को दर्ज कर दिया है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है, अमित, अयोध्या पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो कृष्ण मोहन यादव ने जो शिकायत दी, उस शिकायत में एसआईटी ने जो अब तक जांच की थी, क्योंकि एसआईटी ऑलरेडी जांच कर रही थी, उस बिना पर इस एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। जितने आरोपी हैं, टिन्नू से लेके लवकुश, अनुकल्प, जितने भी 8 नामजद आरोपी हैं, सभी इस वक्त पुलिस के पास हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज दोपहर के बाद इनको अयोध्या की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अब है, लेकिन अभी जो आपने एफआईआर के में जो नाम रजिस्टर्ड थे वो आपने पढ़ के बताया, जिनमें से 8 नाम अभी आप बताएं, लेकिन एक अज्ञात शख्स जो एक सवाल है उसके बारे में कुछ ज्ञात हो पाया, वो कौन हो सकता है? देखिए, अज्ञात लोग काफी सारे हो सकते हैं, इसीलिए अज्ञात का नाम डाला जाता है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है, अभी फिलहाल जितने इन 8 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी इनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने हैं, किसकी कितनी संपत्ति है, किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, चोरी की सीसीटीवी से लेकर तमाम चीजें। इनके बाद जब इनसे पूछताछ की जाएगी, मनी ट्रेल चेक किया जाएगा, अगर ये लगेगा कि इनका कनेक्शन कुछ और वरिष्ठ लोगों से है, जिनका लगातार जिक्र चल रहा है कि चंपत राय के बहुत करीबी थे, अनिल मिश्रा के बहुत करीबी है टिन्नू, जो कि सब कुछ देख रहा था और उसी की देखरेख में ये चोरी हुई है। समय लगेगा, लेकिन कुछ बड़े लोगों तक पुलिस पहुंच सकती है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यह है कि जितने 8 नामजद आरोपी हैं, टिन्नू समेत बाकी जितने भी लोग हैं जो सेवादार के तौर पर पैसों की चोरी कर रहे थे, इनकी मनी ट्रेल को चेक किया जाए, इनको हिरासत में पुलिस कस्टडी इनकी ली जाए, इनसे पूछताछ की जाए। एक बार फिर से जरा एफआईआर में जो लिखा गया है उस पर मैं आता हूं, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट चीज लिखी गई है और स्पष्टता से लिखा गया है कि परीक्षण में ये तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया है कि गणना प्रक्रिया में कुछ कर्मियों द्वारा चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई है। तो इसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं, जो ट्रस्ट की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। सवाल ये उठता है कि जो इसमें सम्मिलित थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें टिन्नू यादव का नाम भी लगातार आप ले रहे हैं, आखिरकार इनके पास इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि कहां से ये ताकत आ गई या पावर आ गया कि इन्होंने सबके नाक के नीचे से ये कांड कर दिया? देखिए, बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल है कि टिन्नू यादव, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, अचानक से उसने प्रॉपर्टीज बनानी शुरू कर दी। मंदिर के अंदर उसकी इतनी चलती थी कि वो डायरेक्शन दिया करता था। चंपत राय का ड्राइवर रहा। उसके बाद जहां पर भी पैसे जमा होते हैं, दान पात्र जितने हैं, उन सब की चाबी इसके पास रहती थी। चाहे वो एसबीआई बैंक के तरफ से आने वाले कैशियर हो या फिर 2 लोग होते थे, 2 बैंक कर्मचारी, 2 ट्रस्ट के द्वारा हायर करे लोग जो कि पैसों को गिनते थे, जिसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। इन सबको डायरेक्शन टिन्नू दिया करता था। तो टिन्नू की इतनी पावर कैसे हो गई, उसके ऊपर किसका हाथ है? जाहिर सी बात है भाई, जरूर टिन्नू यादव को कोई बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त था और तभी ये सब कुछ इतना स्मूथली होता गया और इतने दिनों तक ये छुपता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस जानकारी के लिए। और अभी भी मैं बात करेंगे केतन मर्डर केस की, जिसमें हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पूछताछ में सिया और चेतन ने पुलिस को क्या बताया, वो आगे आपको बताएं। लेकिन सबसे पहले तो इस वक्त की बड़ी खबर, केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज पुलिस सीन को रिक्रिएट करा सकती है। पुलिस दोनों आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ किला जाएगी। दोनों ने केतन को पहाड़ी से कैसे धक्का दिया, कैसे वारदात को अंजाम दिया, उसकी एक एक कड़ी को पुलिस अब जांचेगी। वहीं पुलिस की सिया और चेतन से कड़ी पूछताछ जारी है। दोनों हैरान करने वाले खुलासे कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को केतन की हत्या की कोई लिए पछतावा नहीं है, कोई गम नहीं है। दोनों एक दूसरे पर केतन को पहाड़ी से धक्का देने का अब आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखिए, सिया चेतन से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, अब उनकी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। बताया जा रहा है कि सिया और चेतन ने पहले 31 मई को ही केतन की हत्या का साजिश रचा। 31 मई को सिया और केतन लोहागढ़ किला गए थे, लेकिन सिया केतन को धक्का नहीं दे पाई और प्लान फेल हो गया। इसके बाद सिया ने फिर से 4 जून को केतन को लोहागढ़ किला ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन केतन ने साफ मना कर दिया था।
सिया चाहती थी कि केतन का मर्डर एक हादसा लगे, वो इसी प्लानिंग में लगी हुई थी। इधर चेतन लगातार सिया पर केतन के मर्डर के लिए दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि 14 जून को भी सिया और केतन लोहगढ़ किला गए थे, लेकिन उस दिन भी सिया केतन को धक्का नहीं दे पाई और उसका प्लान फिर से फेल हो गया। इसके बाद चेतन ने सिया से कहा था, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं मारूंगा। सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। जांच में पता चला है कि 18 जून को सिया चेतन लगातार चैटिंग भी कर रहे थे। चेतन ने पुलिस से बचने के लिए वारदात वाले दिन अपने दुकान के एक कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया और अपना फोन दुकान पर ही छोड़कर चला गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों को केतन के मर्डर का कोई पछतावा नहीं है और अब दोनों एक दूसरे पर ही धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं। केतन मर्डर की जांच के बीच सिया गोयल की मां पूजा गोयल का बयान भी सामने आया है। सिया की मां ने कहा कि उन्हें केतन की मौत का बहुत दुख है। केतन की मौत से एक नहीं 2 परिवार तबाह हुए हैं और अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी जगह से धक्का दिया जाए जहां से केतन को धक्का दिया गया है। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। सिया और चेतन की 17 जून की एक तस्वीर सामने आई है। 17 जून को सिया और चेतन एक कैफे गए थे। दोनों ने मिलकर वहीं केतन के मर्डर का प्लान भी बनाया था। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप चेतन को और सिया को देख सकते हैं। पुणे के बिवरेवाड़ी के इसी कैफे में 18 जून यानी कि जिस दिन केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन चौधरी मिले थे और यहीं पर उन दोनों ने मुलाकात करके प्लानिंग को यानी कि मर्डर की प्लानिंग को आखिरी अमली जामा पहनाया था कि आखिर 18 जून की सुबह कौन क्या करने वाला था। यही तय हुआ कि सवेरे सवेरे चेतन जो है वो अपनी दुकान पर आएगा, अपना फोन वो छोड़ेगा और वहां अपने दुकान पर काम करने वाले नीरज का फोन लेके जाएगा। इन्हीं चेयर्स पर बैठ के ये प्लानिंग हो रही थी और आप जो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में वो दोनों कैद हुए हैं। शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वो लोग यहीं पर बैठे थे, यानी कि 17 जून के शाम को 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों यानी कि सिया और चेतन दोनों यहीं बैठे थे। यहीं पर तय हुआ कि सिया और केतन जब लोहगढ़ फोर्ट चढ़ते रहेंगे तब चेतन वो उनके पीछे पीछे जाएगा, वो हुडी पहनकर आएगा और अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश करेगा और पूरी प्लानिंग जो है यहीं पर की गई। साथ ही यह भी तय हुआ कि जब सबसे ऊंची चोटी पर यानी कि लोहगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंची चोटी पर सिया केतन को लेकर पहुंचेगी तब वो बैठ जाएगी और उसके बाद केतन जो है केतन को धक्का देगा चेतन, जो यहां पर बैठकर सिया के साथ प्लानिंग कर रहा था। तो तमाम प्लानिंग जो है वो इस कैफे में की गई और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर दुकान नहीं है, यानी कि जो मार्केट यार्ड है जहाँ पे दोनों का दुकान है, सिया का भी और साथ ही चेतन का भी। तो दोनों ने इस कैफे को चुना 17 जून की शाम को, ताकि प्लानिंग को जो है वो आखिर में किस तरीके से किसका क्या रोल रहेगा केतन हत्याकांड में, वो यहीं पर इसी कैफे में तय किया गया है। पुलिस जो है इस कैफे के सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने हासिल किया है और उसके बाद तफ्तीश कर रही है। अब पुणे में गोयल फैमिली की जो दुकान है वो बंद है। केतन के मर्डर के बाद से दुकान पर ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि गोयल परिवार की दुकान के पास ही चेतन की दुकान थी, जहां से सिया और चेतन की दोस्ती शुरू हुई। पुणे के गुल टेकड़ी के मार्केट यार्ड में बीजी गोयल एंड सन्स की दुकान इस वक्त चर्चा में इस वजह से है क्योंकि इसके मालिकों की बेटी का नाम सिया गोयल है, जो केतन अग्रवाल हत्याकांड में मास्टरमाइंड है। और इसी मार्केट में चेतन चौधरी यानी कि दूसरा मास्टरमाइंड, उसकी भी दुकान है और यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है। और शुरुआती तफ्तीश में यह सामने आ रहा है कि इन दोनों दुकानों में दोनों का आना जाना था। सिया भी यहां आया करती थी और चेतन से मुलाकात थी और
बिजनेस रिलेशंस भी थी। यही वजह है कि दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन बाद में इस प्यार ने केतन की जान ले ली। सिया की जब सगाई केतन से हुई, उसके बाद चेतन ने और सिया ने मिलकर उसके हत्या का प्लान बना डाला। फिलहाल ये दुकान पिछले 4 से 5 दिनों से बंद है। इस दुकान के मालिकों का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। आसपास के दुकानदार बताते हैं कि जिस रोज सिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और केतन अग्रवाल की जब मौत हुई थी, यानी कि शुरुआत में तो ऐसा कहा जा रहा था कि गिरने से मौत हुई है और वो सिया का मंगेतर था, उस रोज से ही ये दुकान बंद है। लेकिन 23 तारीख को इस मामले में खुलासा हुआ। इस दुकान के मालिकों की जो बेटी है यानी कि सिया गोयल, वो इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड निकली, और उसके साथ इसी दुकान से कुछ मीटर की दूरी पर चेतन चौधरी की दुकान है, वो इस हत्याकांड का दूसरा मास्टरमाइंड निकला। अब 18 जून को चेतन अपनी दुकान से निकला, लेकिन उसने अपना फोन दुकान पर ही छोड़ दिया और दुकान में काम करने वाले एक वर्कर का फोन लेकर के वो लोहगढ़ फोर्ट की तरफ निकल गया था, ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता ना चल पाए। इसी मार्केट यार्ड में चेतन चौधरी की दुकान है और इसी मार्केट यार्ड में सिया गोयल की भी दुकान है, और यहीं से दोनों के बीच में दोस्ती हुई, और दोस्ती इस कदर हुई कि आगे चलकर इन्होंने षड्यंत्र रचा और केतन अग्रवाल, जो सिया गोयल का मंगेतर था, उसकी जान ले ली। धनश्री सेल्स ये चेतन चौधरी की दुकान है और पिछले 3 साल से वही इस दुकान को चला रहा था। उसके पिताजी, उसके चाचा जी भी यहाँ बैठते थे, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार वही इस दुकान को चला रहा था। जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं, उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उन्हें किराए पर ये दुकान जो है वो दी गई थी, और 3 साल पहले ही लीज खत्म हुआ था, लेकिन चेतन चौधरी ने रिक्वेस्ट की कि वो अब दुकान चलाएगा, इस वजह से ये लीज बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस घटना के बाद, कत्ल के आरोप लगने के बाद, अब इस दुकान का लीज जो है वो अब बढ़ाया नहीं जाएगा। जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं वो बता रहे हैं कि अब जो है इसका लीज बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे शख्स को वो यहाँ पर दुकान नहीं देना चाहते। वहीं चेतन चौधरी के जो पिताजी हैं और चाचा जी हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा, उनका भतीजा चेतन चौधरी जो है वो बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसे फंसाया गया है। तो इस मार्केट यार्ड में वो प्रेम कहानी बुनी गई सिया और चेतन चौधरी के बीच में, जिसने केतन अग्रवाल की जान ले ली। इस जगह की, इस केस में एक इंपॉर्टेंस और भी है। 18 जून को चेतन चौधरी सवेरे सवेरे यहीं से अपने मोटरसाइकिल से निकला था लोहगढ़ फोर्ट जाने के लिए, और वहां पर यहीं से निकलकर पहुंचा था। जो पुलिस की जांच सामने आई है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि सिया और उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था, तो यहीं से वो निकला था। साथ ही इसी दुकान में काम करने वाले नीरज कुमार का फोन लेके गया था वो, और अपना फोन जो है वो यहीं छोड़ कर गया था। ये भी पुलिस जांच में सामने आया है, और वो पुलिस ने नीरज का, जो कि चेतन चौधरी के दुकान में, जो कि धनश्री सेल्स में काम करता था, उसका बयान भी दर्ज किया, और उसने बयान में ये सब बताया है कि उस रोज यानी कि 18 जून को चेतन अपना फोन इसी दुकान पर छोड़ के गया था, और वो नीरज का फोन लेके गया था। फिलहाल दुकान बंद है, और उसके पिताजी चेतन के पिताजी और चाचा जी अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। चेतन का घर उसकी दुकान के पास ही है, लेकिन केतन के मर्डर में नाम आने के बाद से उसके घर पर भी ताला लटका हुआ है। पुणे के कोंडवा इलाके के पाशवा नगर में ही चेतन चौधरी रहा करता था। यहाँ B4 जो विंग है, उसमें उसका जो फ्लैट नंबर है वो 301 है, और वहीं वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस सवेरे यानी कि 18 जून की सवेरे इसी सोसाइटी से वो पहले निकला और मार्केट यार्ड में अपने दुकान पर गया, और वहाँ पर उसने फ़ोन जो है वो बदला, और फ़ोन बदलने के बाद फिर
वो सीधे रवाना हो गया लोहगढ़ फोर्ट के लिए। सर, क्या नंबर है अभी घर में उनके, कौन कौन रहता है उसके? कोई नहीं घर पे अभी, कोई फिलहाल हम पता नहीं कोई है क्या, नहीं है लगता है। B4 301। उसका माँ बाप, एक बहन। ये 4 लोग रहते हैं। तो फिलहाल घर पे कोई नहीं है, क्योंकि जब से ये वाकया सामने आया है, जब से ये खबर सामने आया है कि चेतन ने केतन की हत्या की है, सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या की, उसके बाद घर वाले जो हैं वो भी घर से ताला लगा के कहीं और गए हुए हैं।